हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एशियन अध्ययन में। जैसे आप सभी को पता है, हमारा इकोनॉमिक का सीरीज चल रहा है, जिससे हम लोगों ने फर्स्ट क्लास कर ली थी। हम लोगों ने बेसिक समझा था कि इकोनॉमी क्या होती है भाई, और बेरोजगारी को समझा था। आज बेरोजगारी टॉपिक हम लोगों ने लास्ट में कवर कर लिया था। उसमें से कुछ जो टॉपिक्स रह गए थे, जैसे कि योजनाओं से रिलेटेड है ना, तो कुछ योजनाओं को आज मैंने बोला था आपको चार्ट दे देंगे जो कि गरीबी और बेरोजगारी से रिलेटेड है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखेंगे बेरोजगारी से रिलेटेड जो भी स्कीम्स ले आई गई थी, और अब उसके बाद देखेंगे पॉवर्टी यानी कि गरीबी। गरीबी क्या होती, क्या है इसके पैमाने, सब कुछ हम लोग समझ लेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग डॉक्टर ज्योति, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये है गरीबी और बेरोजगारी से रिलेटेड ये चार्ट है, जो मैंने उस दिन कुछ स्कीम बताई थी वो भी याद रखिएगा। और ये चार्ट है जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006 का, है ना। 100 दिन की गारंटी योजना है, 100 डेज का आपको मिलेगा। दूसरा है भारत निर्माण कार्यक्रम, ये 2005 में स्टार्ट हुआ है। अंत्योदय अन्न योजना, ये 2000 में स्टार्ट हुआ है। जनश्री योजना, जनश्री बीमा योजना, ये कब स्टार्ट हुई है, तो ये स्टार्ट हुई है 2000 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय, यानी ग्राम का उदय किस प्रकार से हो, वहां पर लोगों की गरीबी को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए लाया गया था। कब लाया गया था, 2000 में। अन्नपूर्णा योजना, बेसिकली ये गरीबी को दूर करने के लिए था, ये लाया गया था 2000 में। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ये लाया गया था 1993 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997, एंड रोजगार आश्वासन योजना 1993, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, और इंदिरा गांधी आवास योजना 1995। जवाहरलाल, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना 1989, और द्वारका ये 1982 है। और ट्राइसम, ये ट्राइसम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको याद रख लीजिएगा कि भाई कब आया था, 1979। ठीक है, ये कुछ योजनाएं थी। जैसे केंद्र योजनाएं कौन सी हैं, देख लेते केंद्रीय योजनाएं। जैसे पहली है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। किसान सम्मान निधि बेसिकली ये भी एक गरीबी को दूर करने के लिए लाया गया था, क्योंकि इसमें जो किसान वर्ग के लोग हैं उनको कुछ अमाउंट हर 3 महीने में पे किया जाता है सरकार के द्वारा। कब लाया गया था, 24 फरवरी 2019 को। कुसुम योजना, ये भी लाया गया था 8 मार्च 2019 को। निर्वाचन बॉन्ड योजना, ये 2 जनवरी 2018। जल मार्ग विकास योजना, ये 3 जनवरी 2018। राष्ट्रीय पोषण मिशन, बेसिकली गरीबी को दूर करने लाया गया था 8 मार्च 2018 को। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये 1 जनवरी 2017। प्रवासी कौशल विकास योजना 8 जनवरी 2017। राष्ट्रीय वायुश्री योजना, ये 1 अप्रैल 2017। दरवाजा बंद योजना, है ना, ये सारी योजना है। स्टार्टअप योजना, सारी योजनाएं एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आपके पास चार्ट रहेगा तो आप इसको देखकर समझ लीजिएगा। समझना क्या है इसमें, बस टाइम डेट वगैरह याद रखना है। नेक्स्ट है, हम लोग देखेंगे गरीबी। गरीबी, पॉवर्टी। अब बताओ भाई गरीबी क्या होती है, कैसे पता करेंगे कि हम कोई व्यक्ति गरीब है ना? कैसे पता करेंगे आप कि कोई व्यक्ति गरीब है ना, यानी गरीबी क्या है, उसके प्रकार को समझेंगे हम लोग। तो क्या है, प्रकार है, यानी कि गणना किस प्रकार से की जाती, कैसे उनका मेजरमेंट किया जाता है, जिससे भारत में गरीबी निकाली जाती है। ठीक है, तो गरीबी यानी कि ऐसे व्यक्ति जो अपने दैनिक खर्चों को पूरा न कर पाए। मूलभूत आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता क्या है, रोटी कपड़ा मकान, आपको याद होगा। लेकिन रंगराजन समिति ने उसको और अपडेट किया। क्या अपडेट किया, उन्होंने कहा भाई रोटी कपड़ा मकान ही नहीं, एजुकेशन भी होना चाहिए, स्वास्थ्य भी होना चाहिए। ये भी क्या है, ये भी मूलभूत आवश्यकताओं में है। आज के जमाने में देखिए
तो शिक्षा भी एक मूलभूत आवश्यकता है, अच्छा स्वास्थ्य भी क्या है, एक मूलभूत आवश्यकता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते, है ना, ऐसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो अपनी मूलभूत मूलभूत आवश्यकता आवश्यकता जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति जो अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, वो गरीबी के अंतर्गत आते हैं, है ना। जो मूलभूत आवश्यकता को नहीं पूरा कर पाते हैं, सक्षम नहीं होते हैं, तो इन्हें ऐसे व्यक्ति गरीब माने जाते हैं, ऐसे व्यक्ति गरीब माने जाते हैं, गरीब माने जाते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ऐसे व्यक्ति गरीब माने जाते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। गरीबी के अंतर्गत मूलभूत आवश्यकता याद रखिएगा, रोटी कपड़ा मकान ही नहीं, शिक्षा स्वास्थ्य, है ना। तो गरीबी क्या है, अगर हम इसका अगर हम अच्छे शब्दों में बात करें तो ये तो हम लोगों का व्यवहारिक शब्द है कि पूर्ति नहीं कर पाता भाई। अगर इसका ऑफिशियल देखें तो वह सामाजिक आर्थिक स्थिति, वह सामाजिक आर्थिक स्थिति, वह सामाजिक आर्थिक स्थिति, ठीक है, तो वह सामाजिक आर्थिक स्थिति है जिससे व्यक्ति अपने, वह सामाजिक आर्थिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकता को, अपने मूलभूत आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता, मूलभूत आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता, पूरा नहीं कर पाता, नहीं कर पाता है। ठीक है, तो वह सामाजिक आर्थिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता है ना, पूर्ति करने में सक्षम नहीं होता है, वो कहलाता है गरीबी। ठीक है, भारत में क्या है, गरीबी की व्यापकता है। याद रखिए, भारत में बहुत गरीबी पाई जाती है। भारत में क्या है, भारत में गरीबी की व्यापकता है। ठीक है, गरीबी की व्यापकता है, करेक्ट, ये पॉइंट याद रखिएगा। आपने देखा होगा सुरेश तेंदुलकर समिति लाई गई थी। सुरेश तेंदुलकर समिति ने उनके अकॉर्डिंग, यानी सुरेश तेंदुलकर समिति कब लाई गई थी, 2005 में, है ना, 2004 या 5 में लाया गया था सुरेश तेंदुलकर समिति। उनके अकॉर्डिंग गरीबी कितनी थी, निकल कर आता है 2011 में डेटा। तो सुरेश, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सुरेश तेंदुलकर के अकॉर्डिंग बताइए कितनी गरीबी थी, या रंगराजन समिति के अकॉर्डिंग कितनी थी। तो सुरेश तेंदुलकर के अनुसार गरीबी कितनी थी पूरे भारत में, तो ये 2011 का डेटा है। 2005 में इनका गठन किया गया था, इन्होंने रिकमेंडेशन दिया, पूरा इन्होंने एनालिसिस किया। उसके बाद 2011 में जनगणना के माध्यम से, यानी 2011 के जनगणना के माध्यम से, तो भारत में लगभग कितने परसेंट थे, भारत में लगभग 21 पॉइंट, है ना, 21.9%, लगभग 22% लोग गरीब थे। मतलब 100% में से 21.9% लोग क्या थे, गरीब थे। ठीक है, यानी कि इतनी गरीबी थी 2011 में। अगर 100% का निकाले तो 21.9, यानी कि अगर थोड़ा बहुत कम नहीं है, 22% गरीबी थी। थोड़ा भाई पैनल हैंग हो गया है, वेट करते हैं।
वेट, अभी ये काम नहीं कर रहा। तो सुरेश तेंदुलकर के अकॉर्डिंग कितना था? ये 21.9% था, 21.9% था। यानी कि सुरेश तेंदुलकर ये कमेटी बनाई गई थी कि किस प्रकार से हम लोग गरीबी का निर्धारण करें, तो उसमें इन्होंने बताया कि 21.9% भाई गरीब है पूरे भारत में। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो 22% लोग क्या है भारत में गरीब हैं, ये बात याद रखिएगा। वहीं अगर हम 2011 की जनगणना के माध्यम से देखें, 2011 की जनगणना से, 2011 का सेंसस ही अवेलेबल है क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ जनगणना नहीं हुई है। तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग कितने लोग गरीब थे, तो याद रखिएगा 27 करोड़ लोग, 27 करोड़ लोग गरीब थे। ठीक है, ये डेटा याद रखिएगा 2011 में, करेक्ट। तो इतनी बात याद रखिएगा। गरीबी क्या है? ऐसे व्यक्ति जो अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, उन्हें व्यक्ति गरीब माना जाता है। अब एक पॉइंट है यहाँ पे, अगर आप सोचो भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी मूलभूत आवश्यकता है? चलो ठीक है, मान लिया भाई हमें मूलभूत आवश्यकता पता है कि भाई खाना है, मान लेते हैं खाना है ना, और रहने के लिए व्यवस्था है कि नहीं है ना, रहने के लिए व्यवस्था, या रहने के लिए व्यवस्था या कोई काम है कि नहीं, रहने के लिए व्यवस्था है ना, रहने की व्यवस्था है कि नहीं, ठीक है, उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं, ये सारी क्या बेसिक है भाई। आपको क्या चाहिए? खाना, मतलब जो भी व्यक्ति होता है, खाना, रहने की जगह, स्वास्थ्य, ये तो बाद में जोड़े गए हैं, शिक्षा वगैरह बाद में जोड़ी गई है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं कोई एक्स व्यक्ति है और ये वाई व्यक्ति है ना, वाई व्यक्ति है, ये जेड व्यक्ति है, ये जेड व्यक्ति है ना, ये 3 लोग हैं भाई, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इन तीनों में से अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को कितना ये लोग पूरा कर पा रहे हैं, है ना, कितना पूरा कर पा रहे हैं? कैसे हम इसको मेजरमेंट करेंगे? कैसे हम निकालेंगे कि कौन सा व्यक्ति कितना, मतलब खाना भी खा रहा है तो कितना खा रहा है? ये भी तो पॉइंट है ना। कोई एक रोटी यानी पूरा पेट, फुल पेट खा रहा है कि भाई पूरा भरपेट खा रहा है, या खाली पेट है यानी कि थोड़ा सा ही खाना मिल रहा है उसको, या उसको भरपेट खाना मिल रहा है। यानी 3 व्यक्ति हैं, तीनों व्यक्ति को 4-4 रोटी की जरूरत है, यानी कि अगर उनका पेट भरना चाहिए तो 4-4 रोटी चाहिए। इनको एक ही रोटी मिल रही है, इनको 3 रोटी मिल रही है, इनको 6 रोटी मिल रही है, जरूरत है 4 की 6 मिल रहा है। तो हम कैसे पता करेंगे भाई कि इनमें से यानी कि कितना सफिशियंट इनको फूड चाहिए कि उन व्यक्ति को गरीब ना माने। जैसे अगर आप देखो, एक रोटी इनको, 3 रोटी इनको, 6 रोटी, तो सबको रोटी तो मिल रही है, एक कॉमन सी बात, इनको रोटी जरूर मिल रही है, बट इनका अनुपात अलग अलग है। इनको 1 मिल रहा है, इनको 3 मिल रहा है, इनको 6 मिल रहा है। तो इसी वजह से इन अनुपात को देखने के लिए कि एक व्यक्ति को मिनिमम इतना मिलना ही चाहिए। जैसे अगर इनकी बात करें तो अगर कोई पैमाना बना दे कि भाई जो 3 रोटी खाता है वो समझ लो गरीब नहीं है, अगर 3 रोटी से कम खाता है तो गरीब माना जाएगा। लेकिन ये पैमाना बनाएगा कौन, है ना, ये पैमाना बनाएगा। अभी तो हमें रिजल्ट पता है भाई कि बहुत सारी कमेटीज गठित की गई है, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया। लकड़वाला कमेटी है 1993, रथ और दांडेकर कमेटी है, कार्य समिति है। लेकिन अभी तो हमें पता है ना, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद तो पता नहीं था, 1965 में पहली बार कमेटी गठित की गई थी। तो कैसे पता चले? तो इन्हीं सब रेशियो को जानने के लिए समय समय पर गरीबी निर्धारण के लिए कमेटीज बनाई गई।
जैसे आप लोगों को अगर कभी कहीं भी पढ़ा हो तो लकड़वाला कमेटी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, रथ और दांडेकर कमेटी, है ना, ये सारी कमेटीज बनाए गए थे बस इन्हीं को मेजरमेंट करने के लिए कि भाई कितना मिनिमम रखे, कि अगर वो व्यक्ति इतना मिनिमम कर लेता है तो वो गरीबी रेखा के ऊपर है, यानी वो गरीब नहीं है, वो गरीबी रेखा से ऊपर है। ठीक है, तो इसके लिए समय समय पर क्या लाया गया है, तो याद रखिएगा, इसके लिए लाई गई समिति। तो गरीबी का निर्धारण करने के लिए, है ना, तो गरीबी का पहले गरीबी का टाइप पढ़ लेते ना, गरीबी के प्रकार, है ना, गरीबी के प्रकार पढ़ लो, फिर उसके बाद पढ़ना। गरीबी के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निरपेक्ष, एक होता है सापेक्ष, है ना। प्रकार पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर पहले उसको कमेटीज बताएंगे, फिर आके बताना पड़ेगा कि गरीबी के प्रकार। तो गरीबी के प्रकार देख लो, निरपेक्ष गरीबी है और सापेक्ष गरीबी है। निरपेक्ष गरीबी मतलब वही कि भाई अपनी मूलभूत आवश्यकता को नहीं पूरा कर पाता है, मूलभूत आवश्यकता को जो व्यक्ति ना पूरा कर पाए, जो व्यक्ति ना पूरा कर पाए उसे क्या बोला जाएगा, पूरा ना कर पाए उसे निरपेक्ष गरीबी यानी गरीबी कहा जाता है। वही क्या होती है, निरपेक्ष गरीबी होती है। अब आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे कि भाई मूलभूत आवश्यकता आखिर है क्या, बार बार ये हम लोग शब्द यूज करते हैं, मूलभूत आवश्यकता आखिर है क्या भाई, मूलभूत आवश्यकता और कितनी इसकी जरूरत है। जैसे कि अभी रोटी वाला एग्जांपल दिया कि 3 रोटी अगर मिनिमम कोई अगर खा लेता है पेट भर के, तो इसका मतलब वो गरीबी रेखा से ऊपर है, यानी वो गरीब नहीं माना जाएगा। तो ये पैमाना आखिर होगा क्या, क्या पैमाना है इसका कि गरीब, कोई व्यक्ति गरीब है या कोई व्यक्ति अमीर है, तो इसके बारे में हम लोग कमेटीज पढ़ेंगे। अभी इतना समझते हैं कि भाई निरपेक्ष और सापेक्ष में क्या डिफरेंस है। निरपेक्ष यानी कि एब्सोल्यूट हमारी पॉवर्टी, मूलभूत आवश्यकताओं को जो व्यक्ति ना पूरा कर पाए वो क्या होता है, निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी कभी खत्म ही नहीं हो सकती है, ये कभी नहीं खत्म होगी। पूछो भाई क्यों, ये कभी खत्म नहीं की जा सकती, कभी खत्म नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। अब बोलो कैसे भाई, ऐसी कौन सी गरीबी है कि हमारे इंडिया मोदी सरकार ना खत्म कर पाए, है ना, ऐसी कौन सी गरीबी है जो हमारी मोदी सरकार नहीं खत्म कर सकती, है ना। तो ये जो सापेक्ष गरीबी है, ये दो व्यक्तियों के स्थितियों के बीच में कंपेयर किया जाता है। जैसे कि अगर अंबानी की बात करें और अडानी की बात करें, दोनों ही लोग अमीर हैं और दोनों लोग, अगर अंबानी का देखें तो उनका ज्यादा, उनके पास पैसे हैं, है ना, उनकी प्रॉपर्टी ज्यादा है, या उनका जो भी है ना, पूरे एशिया में नंबर 1 है, रिच आदमी है, या रिचेस्ट पर्सन है पूरे एशिया के। और वही अडानी है, अडानी को भी देखो तो वो भी बहुत अमीर है ना, बहुत अमीर है। उनका रेशियो तो यानी कि बहुत बढ़ गया है अभी 2-4 सालों में, है ना। पूरे वर्ल्ड में काफी इनका नंबर नीचे आता था, लेकिन इनका नंबर इंक्रीज हो गया है, ऊपर की ओर आने लगा है, टॉप 100 में। तो अंबानी और अडानी में आप कैसे कंपेयर करोगे भाई, कोई गरीब है, यानी कि अडानी और अंबानी में जब कंपेयर करना हो तो ऐसी गरीबी, यानी कि इनमें से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास दूसरे से कम पैसा होगा या दूसरे से ज्यादा पैसा होगा। मान लेते हैं अंबानी के पास ही है, तो अंबानी के नजर में अडानी क्या होगा, गरीब हो गए। तो सापेक्ष गरीबी कभी भी खत्म नहीं की जा सकती, कभी भी, किसी देश, किसी भी अवस्था में इसको नहीं खत्म की जा सकती, क्योंकि दो व्यक्तियों का यानी कि सापेक्ष गरीबी एक रहना पॉसिबल ही नहीं है, है ना, कि दो व्यक्तियों का ये सापेक्ष गरीबी क्या हो, बराबर हो। ठीक है, ये क्या है, तो ऐसी स्थिति होती है, ऐसी स्थिति ये समाज में जीवन स्तर की तुलना करके निकाली जाती है, तुलना करके निकाली जाती, और ये कभी खत्म नहीं होती। ये समाज में जीवन स्तर की तुलना करके निकाली जाती, ये कह सकते हैं, है ना, अंतर के कारण परिलक्षित होती है। ये समाज में जीवन स्तर के तुलना के कारण होती है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि
एक दूसरे व्यक्ति का। ये तो ये यानी कि अंबानी के पास भी पैसे बहुत है, अडानी के पास भी पैसे बहुत है, लेकिन अंबानी के सेंस में यानी रहन सहन, इनके पास कितना पैसा है, इनके पास कितना पैसा है। अगर आप लोग घर देखो तो घर भी किसी का छोटा किसी का बड़ा। अब इसमें समानता तो ला ही नहीं सकते हम लोग, इम्पॉसिबल है किसी भी देश में हो। तो ये गरीबी क्या कहलाती है? सापेक्ष गरीबी। ठीक है, सापेक्ष गरीबी कहलाती है। नमस्ते बेटा। ठीक है, रिलेटिव पॉवर्टी। करेक्ट। और ये क्या है? निरपेक्ष यानी कि एब्सोल्यूट। ठीक है, ये दोनों बेसिक बातें याद रखिएगा, सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी में। ठीक है, एक होती है मानवीय गरीबी, यहीं पर देख लेते हैं मानवीय गरीबी। अब मानवीय गरीबी कैसे निकालेंगे, है ना, ये भी तो एक बात है भाई। मानवीय गरीबी कैसे, ये कौन सा नया नाम आपने बता दिया, मानवीय गरीबी। कभी सुना तो पहले मानवीय गरीबी क्या होता है ना? मानवीय गरीबी यानी कि ह्यूमन पॉवर्टी। ह्यूमन पॉवर्टी क्या होता है, कोई बताएगा? कोई गेस करो भाई, कोई गेस ही करो क्या होता होगा, बताइए, गेस ही करिए कि क्या होता होगा इस गरीबी में। समझ में आ रहा है बेटा? किसी को कोई समस्या, मतलब कि कोई किसी भी टॉपिक में कोई डाउट लग रहा हो कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तुरंत बताइएगा। ठीक है, तो आपको बताना है मानव गरीबी यानी कि मानवीय गरीबी। देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे कमेटीज के माध्यम से कि कैलोरी से हम लोग निकालते हैं, कैलोरी के कंजप्शन से निकालते हैं कि कोई व्यक्ति अगर इतना कैलोरी वो कंज्यूम कर रहा है तो व्यक्ति गरीब नहीं माने जाएगा। ठीक है, तो मानवीय गरीबी क्या होती है? जैसे मैंने अभी बताया, रोटी कपड़ा के साथ साथ आपको एजुकेशन, स्वास्थ्य आदि की भी सुविधाएं मिल रही हैं, तो वो क्या है, आदि की सुविधाएं ना मिल रही हो क्योंकि गरीबी है, ना मिल रही हो तो वो व्यक्ति किसके अंतर्गत आएगा? मानवीय गरीबी। तो याद रखिएगा कैलोरी के साथ साथ, कैलोरी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किन किन कमेटीज ने कितना कितना कैलोरी कंजप्शन की बात की है। कैलोरी के साथ साथ, कैलोरी के साथ साथ, ठीक है, कैलोरी के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, है ना, मकान है कि नहीं, कहाँ रह रहे हैं ये लोग, मकान, वस्त्र, वस्त्र आदि, वस्त्र आदि की पूर्ति नहीं हो पाती है, वस्त्र आदि की पूर्ति नहीं हो पाती है। ठीक है, पूर्ति नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती है, तो उसे क्या बोला जाएगा? मानवीय गरीबी यानी कि ह्यूमन पॉवर्टी। तो गरीबी के 3 मेनली प्रकार होते हैं, 1-2 प्रकार तो आपने जरूर देखा होगा, बट मानवीय गरीबी ये लेटेस्ट का है कि अपडेट किया गया है। कैलोरी के साथ साथ भाई शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, वस्त्र आदि की भी पूर्ति होनी चाहिए, है ना, तभी वो असल जिंदगी में वो गरीब नहीं होगा। अगर आज के परिपेक्ष में देखें तो हाँ ये लेटेस्ट है, लेटेस्ट। देखो इकोनॉमी क्या है, बहुत ही ज्यादा, पहली बात तो इसके डेटा बहुत जल्दी चेंज होते हैं। अगर 1 महीने पहले आपने कोई डेटा लिखा, हो सकता है कोई रिपोर्ट आ गई तो सारा डेटा आपका खत्म, टाटा बाय बाय, फिर आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो ये जो होता है इकोनॉमी, इसमें डेटा बहुत अपडेट होते हैं, है ना। जैसे गरीबी, कोई रिपोर्ट आ गई, भाई गरीबी इतने % बची है, चलो इसको फिर डेटा चेंज करो, तो बहुत ज्यादा इसमें डेटा चेंज करने पड़ते हैं इकोनॉमी में। और अगर आप लोग पढ़ोगे मनी एंड बैंकिंग, तो उसमें तो हो सकता है कि हर महीने आपको चेंज करना पड़े, है ना, क्योंकि आरबीआई हर 2 महीने में मौद्रिक नीति समिति की बैठक होती है, उसमें हर महीने, हर दूसरे महीने रेपो रेट को अपडेट किया जाता है। तो हो सकता है कि हर दूसरे महीने अगर रेपो रेट चेंज होता है, नहीं चेंज होता है तो बहुत अच्छी बात, हम लोगों को करेक्शन नहीं करना पड़ता। अगर चेंज हो गया तो फिर करेक्ट करो, फिर 2 महीने बाद फिर बैठक होती है, साल भर में 6 बार बैठक होती है ना। तो यानी अगर आप अपना नोट्स अपडेट करोगे तो साल भर में 6 बार, करेक्ट। तो ये गरीबी का प्रकार याद रखिएगा। जैसे कि इसमें है सापेक्ष गरीबी, है ना,
सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। इसे मापने ही समानता दो विधियां हैं। कौन सा है? लारेंज वक्र और गिनी गुणांक। तो दो विधियां हैं भाई सापेक्ष गरीबी को, यानी अडानी और अंबानी के बीच किसके पास ज्यादा सोना है, किसके पास कितना धन है, इसको मापने के लिए एक किसका प्रयोग करते हैं? लॉरेंज वक्र का, दूसरा है गिनी गुणांक का। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई लॉरेंज वक्र किससे रिलेटेड है ना, किससे रिलेटेड है? तो याद रखना सापेक्ष गरीबी नापने के लिए, मापने के लिए, है ना। और दूसरा है गिनी गुणांक। करेक्ट। तो अब देखते भाई लॉरेंज वक्र है क्या। करेक्ट, ये है लॉरेंज वक्र, यानी कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूर्ण समता रेखा है। पूर्ण समता रेखा का मतलब है कि जितने भी व्यक्ति हैं, मान लेते हैं अपने यहाँ कितने हैं, 142 करोड़ जनसंख्या भारत की हो चुकी है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा? भारत। अभी तक कौन था? चाइना था। और चाइना को सब लोग कहते थे, मतलब ऐसा रिपोर्ट्स कहती थी कि 2045 तक हो सकता है कि चाइना को भारत पीछे कर दे जनसंख्या के मामले में, लेकिन हम लोगों ने अभी पीछे कर दिया। कौन सा चल रहा है? 2024 में ही हम लोगों ने पीछे कर दिया था, है ना। तो 2024 में चाइना से ज्यादा भारत की जनसंख्या हो चुकी है 142 करोड़। तो जैसे भारत में 142 करोड़ लोग रहते हैं, है ना। और याद रखिएगा 2000 डेटा के अकॉर्डिंग कितने हैं? 121 करोड़ हैं। 121 करोड़ 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग, यानी सेंसस के अकॉर्डिंग। करेक्ट, क्योंकि 2011 में 2021 में होना था, बट हुआ नहीं, कोविड था। अभी भी कोई कोविड वगैरह चल नहीं रहा है, लेकिन लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। सरकार मतलब करवाना चाहिए भाई ना, लेकिन हो नहीं रहा है अभी सेंसस। 142 करोड़ जनसंख्या है भारत की, याद रखिएगा। तो पूर्ण समता रेखा मतलब क्या है कि जितना भी भारत में धन है, जितना भी भारत में धन है, अगर 100% की बात करें, अगर भारत में 142 करोड़ की जनसंख्या है, तो इन लोगों में मान लेते हैं XYZ जितने भी व्यक्ति हैं, इन व्यक्तियों के आय में कितनी असमानता है ना, कितनी असमानता है, ये दर्शाता है ये हमारा लॉरेंज वक्र। पूर्ण समता रेखा मतलब कि अगर ये लाइन के करीब जितना देश होगा, जितने इस लाइन के करीब देश होगा, उसमें असमानता उतनी ही कम होगी। ध्यान से सुनिएगा कि ये जो लाइन है किसी भी देश के, अगर ये निकाला जाता है लॉरेंज वक्र, तो याद रखना जो इस रेखा यानी जो पूर्ण समता रेखा है, इसके जितने करीब होगा, उस देश के लोगों में, लोगों के आय में समानता उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे यूएसए में क्या है, लोगों के आय में समानता ज्यादा है। भारत में कौन बने ना, क्योंकि अंबानी अडानी लोग जो अमीर लोग हैं, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है ना। यानी कि अगर पूरे भारत के धन की बात करें तो 10% ऐसे लोग हैं जिनके पास पूरा 50% से ज्यादा, कह सकते हैं 90% तक धन किसके पास है? 10% लोगों के पास है। बाकी जनता क्या है? गरीब है। अगर भारत का निकालोगे ना तो इतना रेशियो आएगा, ऐसे आएगा। यानी कि जो इस रेखा से जितनी दूर जाएगा, उस देश के लोगों में आय की असमानता उतनी ही बढ़ती जाएगी। जो इस रेखा से जितनी दूर, उतने उसके लोगों के आय में असमानता उतनी ही बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये कहता हमारा लॉरेंज वक्र। और ये पूर्ण समता रेखा, यानी कि कोई भी असमानता नहीं उन देश के लोगों के आय में। तो ये रेखा, ये हालांकि ऐसा कोई देश ही नहीं है जो पूर्ण समता रेखा को प्राप्त कर ले। ठीक है, तो लॉरेंज वक्र व्यक्तियों की आय वितरण की रेखा चित्रीय प्रदर्शन है। इसके तहत आय प्राप्तकर्ता और उनके द्वारा अर्जित आय की कुल आय में संचयी प्रतिशतता के मध्य रेखा चित्र बनाया गया है। और लॉरेंज वक्र पूर्ण समता रेखा है ना, जब आय वितरण क्या हो? समान हो। हाँ बिल्कुल तो याद रखना, लॉरेंज वक्र पूर्ण समता रेखा के पास जितना अधिक होगा, आय की विषमता उतनी ही कम होगी। आय की विषमता यानी कि आय की समानता उतनी ही अधिक होगी। तो विषमता मतलब उल्टा शब्द है दोनों। तो ये बात याद रखिए, क्या कहलाता है? लॉरेंज वक्र। ये सापेक्ष गरीबी दर्शाती है, याद रखिएगा। गिनी गुणांक
गिनी गुणांक आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि है। यह लारेंज वक्र तथा पूर्ण समता रेखा के नीचे का क्षेत्रफल और पूर्ण समता रेखा के नीचे के कुल क्षेत्र के बीच का अनुपात होता है। गिनी गुणांक का अधिकतम मूल्य 1 के बराबर होता है। देखो भाई सिंपल सी बात है, ये एरिया को बताता है कि भाई इतना एरिया कवर हो गया है, यानी कि ये एरिया है, ये क्या कहलाता है हमारा गिनी गुणांक, है ना। तो दोनों ही आय की असमानता को बतलाते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्र के प्रोफेसर अमात्य सेन ने आय के स्तर तथा उसके वितरण के आयाम को जोड़कर आर्थिक कल्याण के माप के लिए विषमता समायोजित प्रति व्यक्ति आय धारणा को विकास किया, है ना। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और आगे क्या है, निरपेक्ष गरीबी, जो कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, है ना, आसान भाषा में समझा दिया। ये आपका पूरा प्रॉपर जो डिफिनेशन होता है उसके माध्यम से भी मैंने दे दिया आपको। गरीबों की वास्तविक संख्या के आकलन हेतु न्यूनतम आवश्यकता मानदंड का प्रयोग किया जाता है, अर्थात न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाने वाले व्यक्ति को गरीब की संज्ञा दी जाती है। जैसे कि मतलब मूलभूत आवश्यकताओं को ना पूरा कर पाए, ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें, करेक्ट। तो ये हमारा निरपेक्ष गरीबी हो गया है। इसके बाद आता है भाई भारत में गरीबी निर्धारण के जो किए गए प्रयास है। पहले प्रयास देख लेते हैं, फिर आएंगे हम लोग एक एक क्या बोलते हैं उस पे, एक एक समितियों पे कि कौन सी समिति आई, इसके प्रयास कौन से हैं। तो भारत में गरीबी निर्धारण के प्रमुख प्रयास, पहला है दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में पहली बार गरीबी के मापन की अवधारणा प्रस्तुत करी थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में पहली बार गरीबी के मापन की अवधारणा प्रस्तुत की गई, और पहली बार दादा भाई नौरोजी ने ही नेशनल इनकम निकाली थी, है ना। नेशनल इनकम की बात की थी, लेकिन वो कोई औपचारिक रूप से, यानी कि एक जैसे कि कैसे बोले, एक सिस्टमैटिक वे से नहीं निकाला था, पहला प्रयास किया था इन्होंने, ठीक है। तो पहला याद रखिएगा। दूसरा, भारत में गरीबी की माप से संबंधित प्रमुख अर्थशास्त्री पीएम दांडेकर, एन रथ, बीएस मिन्हास, पीडी ओझा, प्रणव वर्धन, एसपी गुप्ता, सुरेश तेंदुलकर, सी रंगराजन आदि है। अभी हम इनको पढ़ेंगे तोड़ मरोड़ कर, है ना। सी रंगराजन, सुरेश तेंदुलकर ने क्या क्या कहा। भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला आधिकारिक प्रयास, देखो पहला आधिकारिक प्रयास किया गया कब, तो योजना आयोग द्वारा जुलाई 1962 में पहला आधिकारिक ये प्रयास किया गया था। वर्ष 1977 में योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल ने वर्ष 1973-74 को आधार वर्ष बनाते हुए पहली बार प्रतिदिन न्यूनतम भोजन ऊर्जा के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने 1973 और 74 में क्या पैमाना बनाया कि हम डेली का देखेंगे कि भाई एक व्यक्ति डेली कितना खर्च करता है खाने पीने पर, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको निकालेंगे कि कौन व्यक्ति गरीब माना जाएगा, कौन व्यक्ति अमीर माना जाएगा, यानी गरीबी रेखा से ऊपर है, यानी कि गरीब नहीं है, और कौन व्यक्ति गरीब है। अगर वो मिनिमम इतना खर्च कर लेता है अपने ऊपर, अपने खाने के ऊपर, है ना, तो वो गरीब नहीं होगा। अगर इतना नहीं कर पाता है तो गरीब माना जाएगा, करेक्ट। तो पहली बार न्यूनतम, प्रतिदिन न्यूनतम भोजन ऊर्जा, मतलब प्रतिदिन का इन्होंने निकाला। युवा व्यक्ति जो प्रतिदिन 2400 कैलोरी, और शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में कितना है 2400 कैलोरी है, 2400 कैलोरी, और शहरी क्षेत्र का हुआ व्यक्ति जो प्रतिदिन 2100 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ है, वह गरीब है ना। तो 1977 में क्या निष्कर्ष निकला, याद रखना। 1977 में जब योजना आयोग ने इसको, इसकी विधि निकाली भाई कि किस व्यक्ति को कितना खाने पीने का, यानी प्रतिदिन के अकॉर्डिंग, प्रतिदिन यानी कि क्या था, प्रतिदिन न्यूनतम भोजन, प्रतिदिन न्यूनतम भोजन के आधार पर, न्यूनतम भोजन के आधार पर, न्यूनतम भोजन के आधार पर इन्होंने निकाला, ठीक है। प्रतिदिन न्यूनतम भोजन के आधार पर निकाला। कितना निकाला भाई कि अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति है,
ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति है, ये 2400 कैलोरी, है ना, 2400 कैलोरी अगर ये खर्च करता है तो गरीबी रेखा के ऊपर है। शहरी क्षेत्रों में, है ना, यानी कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों का इन्होंने अलग अलग बताया। अर्बन एरिया में क्या बताया, शहरी क्षेत्र में इन्होंने बताया 2100 कैलोरी। अब कोई बताओ भाई हमें कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्यों है, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में कैलोरी का डिफरेंस क्यों किया गया, है ना, क्यों किया गया भाई? सिंपल सी बात है, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो मजदूर वर्ग होते हैं वो बहुत मेहनत का काम करते हैं, यानी वो हार्ड वर्किंग होते हैं, और जो शहरी क्षेत्र के लोग होते हैं वो इतना हार्ड वर्क नहीं करते हैं, तो इनको ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है, इनको कम होती है। इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में कम कैलोरी रखा गया है, वहीं शहरी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा कैलोरी है। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस है, याद रखिएगा। करेक्ट, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी, शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। करेक्ट, ये बात याद रखिएगा। राइट, उसके बाद कौन सा है, देखते भाई उसके बाद कौन सा आया। योजना आयोग द्वारा देश में गरीबी के माप के लिए 1989 में प्रोफेसर जीटी लकड़वाला, देखो अब देखो एक एक मिल रहे हैं, अब लकड़वाला समिति लाया गया, है ना, जैसे मैंने पहले बताया था कि योजना आयोग द्वारा देश में गरीबी के माप के लिए वर्ष 1983 में प्रोफेसर डीटी लकड़वाला की अध्यक्षता में एक समिति गठन की गई, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 1993 में प्रस्तुत करी। यानी कि यहां पे याद रखिएगा कि 1989 में ये लकड़वाला समिति लाया गया, लकड़वाला समिति गठित किया गया, समिति गठित किया गया। इन्होंने रिपोर्ट कब दी, रिपोर्ट कब दी, तो याद रखना इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत करी 1993 में। अब ये क्या कहते हैं ये भी सुन लेते हैं ना कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा। तो रिपोर्ट प्रस्तुत की, इस समिति ने प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग गरीबी रेखा का सुझाव दिया। लकड़वाला समिति के सुझाव पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग मूल सूचकांक अपनाए जाने लगे। लकड़वाला समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृषि श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल सूचकांक तथा शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल सूचकांक को निर्धारित किया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसको समझते भाई। लकड़वाला समिति इन्होंने तो खिचड़ी बना दिया है, फिर भी हम लोग इसको आसान भाषा में समझेंगे कि कौन कौन से लाए गए थे। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे लकड़वाला समिति। एक मिनट, लकड़वाला समिति। ठीक है, लकड़वाला समिति क्या कहता है ना, तो इन्होंने कहा भाई, इन्होंने इससे पहले अलग समिति लाई गई थी, अलग समिति ने भी गरीबी निर्धारण के लिए काम किया था। अलग समिति कब लाई गई थी, उसके बाद इन्होंने रिकमेंडेशन दिया, अलग समिति लाई गई थी, याद रखिएगा 1973 में, 9 में अलग समिति की कमेटी पर लकड़वाला समिति ने कहा कि अलग कमेटी यानी अलग समिति के सिफारिश पर इन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन किया। समिति की सिफारिश में परिवर्तन किया, क्या परिवर्तन किया अभी आगे पता चलता है आपको। परिवर्तन किया, क्या परिवर्तन किया, तो याद रखिएगा इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति है ना, कोई भी व्यक्ति है अगर ग्रामीण क्षेत्र में जुड़ा हुआ है यानी कि रूरल एरिया में है तो उसको 2400 कैलोरी की आवश्यकता है। अगर कोई अर्बन एरिया में है तो उसको 2100 कैलोरी की आवश्यकता होगी, है ना, कैलोरी की आवश्यकता होगी। इन्होंने इसमें इन्फ्लेशन भी जोड़ दिया। इन्फ्लेशन आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें इन्होंने यानी कि इसमें अलग में परिवर्तन किया और इन्फ्लेशन जोड़ा, इन्फ्लेशन को ऐड कर दिया कि भाई इन्फ्लेशन को भी ऐड करिए, है ना, को जोड़ दिया, इन्फ्लेशन को भी जोड़ दिया। इन्फ्लेशन यानी कि अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो महंगाई, है ना, महंगाई को भी इन्होंने इसमें जोड़ दिया। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। इन्होंने न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के आधार पर इन्होंने बताया था ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी। याद रखिएगा 1993 में गणना की गई, किसके, लकड़वाला समिति ने अपना बताया, और इन्होंने दो अपने क्या बोलते हैं सूचकांक दिए, है ना। दो सूचकांक कौन कौन से थे, तो उन्होंने दो सूचकांक दिए।
दो सूचकांक, दो सूचकांक कौन कौन से थे, यानी कि इंडेक्स है ना, सूचकांक कौन कौन से थे, तो याद रखना सीपीआई एएल, सीपीआई एएल और सीपीआई, सीपीआई है भाई ये आई एल, और क्या है सीपीआई, और क्या है आईडब्ल्यू। सीपीआई एएल का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर लेबर, यानी ये ग्रामीण क्षेत्रों में है, एग्रीकल्चर लेबर। तो सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आपको पता है, अगर नहीं पता होगा तो इन्फ्लेशन पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग समझेंगे। सीपीआई का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि इन्फ्लेशन निकालते, यानी महंगाई निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो सीपीआई एएल का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर लेबर, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए लेबर है उनके ये इन्फ्लेशन निकालता है। आईडब्ल्यू का क्या है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इंडस्ट्रियल वर्कर्स कहाँ पे होंगे, सिटी में होंगे, शहरी क्षेत्र में होंगे, तो सीपीआई ये शहरी क्षेत्रों के लिए था। इंडस्ट्रियल वर्कर्स ये क्या थे, एग्रीकल्चर लेबर्स थे। दोनों को नए सूचकांक जो इसमें लाया गया, सीपीआई एएल और सीपीआई आईडब्ल्यू। अगर आप लोग देखें तो जो महंगाई भत्ता होता है ना, वो इसी आधार पर निकाला जाता है, इसी आधार पर निकाला जाता है महंगाई भत्ता। जैसे सरकार महंगाई भत्ता सबको देती है ना, कि भाई कितना महंगाई हो गया, आपकी सैलरी इतनी थी, महंगाई इतनी बढ़ी तो आपको इतना दिया जा रहा है ना, तो ये यहीं से निकाला जाता है, सीपीआई आईडब्ल्यू से, करेक्ट। तो इन्होंने क्या किया, और क्या इन्होंने करेक्शन किया, तो याद रखना इन्होंने 2400 मेंशन कर रखा ना, यहाँ 2400 और 2100, और याद रखिएगा अलग अलग राज्य में अलग अलग निकाला, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पैमाना, है ना, यानी कि अलग अलग राज्यों में इन्होंने अलग अलग पैमाना बनाया, है ना, गरीबी रेखा निर्धारित किया। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग गरीबी निर्धारण किया, ये बात याद रखिएगा। ये किसने किया था, लकड़वाला समिति निर्धारण किया। अब आते हैं आगे, आगे क्या कहा गया है ना, तो इस समिति ने प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग गरीबों को सुझाव दिया। लकड़वाला समिति के सुझाव पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग सूचकांक, यानी कि अलग अलग सूचकांक कौन सा है, याद रखना सीपीआई एएल और सीपीआई आईडब्ल्यू। लकड़वाला समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृषि श्रमिकों हेतु उपभोक्ता को कितना रखा, 2400 कैलोरी, है ना। मूल सूचकांक को सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर एट शहरी क्षेत्रों के औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल सूचकांक को दिया, यानी कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स, है ना, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। आगे चलकर योजना आयोग ने भारत में गरीबी के आकलन हेतु वर्ष 2005 में सुरेश तेंदुलकर, अब एंट्री होती है भाई सुरेश तेंदुलकर जी की, यानी कि लकड़वाला समिति के बाद 2005 में एंट्री होती है सुरेश तेंदुलकर। अब देखो ये क्या क्या नया अपडेट देते हैं, सुरेश तेंदुलकर, सुरेश तेंदुलकर जी आते हैं कब, 2005 में गठित की, जिसने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2019 में, तो इन्होंने रिपोर्ट कब दी, तो याद रखना रिपोर्ट तो नवंबर 2009 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, तेंदुलकर समिति ने खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं पर पारिवारिक व्यय को गरीबी मापन का आधार माना। तो इन्होंने गरीबी का आधार क्या माना, कि एक व्यक्ति है वो खाने पे कितना खर्च कर रहा है, वो एजुकेशन में कितना खर्च कर रहा है, वो स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना खर्च कर रहा है, इन सभी का डेटा निकालते हुए यह निर्धारण किया गया कि वो व्यक्ति कितना गरीब है। तो इन्होंने क्या किया, किसी भी परिवार में कितना शिक्षा पे खर्च, खाने पर, यानी कि खाद्य वस्तुओं पर कितना खर्च हो रहा है, खाद्य वस्तुओं पर, शिक्षा पर कितना खर्च हो रहा है, शिक्षा पर, और स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना खर्च किया गया है, सेवाओं पर कितना खर्च किया जा रहा है ना,
खर्च किया जा रहा है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो कितना खाद्य वस्तुओं, शिक्षा पर और स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना खर्च किया जा रहा है, ये बात याद रखिए, करेक्ट। तो ये कौन सा है, याद रखना कि तेंदुलकर समिति है ना, तेंदुलकर समिति ने ये कहा था, है ना। तो ये बात याद रखिएगा। इन्होंने कहा भाई 2 टोकरी बनाओ, है ना, 2 टोकरी इन्होंने कहा कि एक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, एक शहरी क्षेत्रों के लिए। सिंपल सी बात है, शहरी क्षेत्रों में क्या है, कम कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बात इसमें याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या इन्होंने कहा भाई, इस समिति ने गरीबी मापन की विधि में यूआरपी यानी कि यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड, जिसके अंतर्गत 30 दिनों की याददाश्त अवधि यानी कि रिकॉल पीरियड के भीतर के उपभोग व्यय को, अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है ये, यानी कि गरीबी निर्धारण का जब, यानी गरीबी का जब डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो इसमें इन सारे डेटा का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि रिकॉल पीरियड्स, इसमें क्या होता है, यानी कि ये क्या बोलते हैं, पहले एनएसएसओ करता था, है ना, यानी कि राष्ट्रीय सैंपल सर्वे, ये निकालता था गरीबी, लेकिन अब ये क्या है, एनएसओ हो चुका है, यानी एक ही यूनिट बन चुकी है दोनों का। तो एनएसओ के अंतर्गत ये गणना करवाई जाती है। जब गणना करने जाते हैं, जब, क्योंकि एक यूनिट फैमिली मानी जाती है कि एक फैमिली कितना खर्च कर रही है, तो जब फैमिली के पास जाते हैं तो ये विधि अपनाई जाती है 30 दिन में। कौन सा है, रिकॉल पीरियड, यानी कि वो व्यक्ति, वो जो घर का मेंबर है, वो याद कर करके बताता है कि भाई हमने इतना खर्च किया, हमने खाने पे इतना 1 महीने के अंदर खर्च किया, हमने एजुकेशन में इतना खर्च किया, स्वास्थ्य पे इतना खर्च किया, यानी वो याद कर करके बताता है। तो उसे ही बोला जाता है रिकॉल पीरियड के भीतर। तो यूआरपी यानी कि यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड, है ना, जिसके अंतर्गत 30 दिनों की याददाश्त अवधि के भीतर उपभोग व्यय को लिया जाता है के स्थान पर एमआरपी यानी कि मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड को अपनाएगा। याद रखिएगा, एमआरपी के तहत 5 मदों, कपड़ा, जूता, चप्पल, शिक्षा, टिकाऊ वस्तुएं और संस्थागत स्वास्थ्य व्यय को 365 दिन की याददाश्त अवधि के लिए, जबकि शेष मदों को 30 दिन की याददाश्त अवधि के लिए उपभोग व्यय के लिए आंकड़े लिए जाते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे 365 दिन है, अगर हम लोग ऐसे माने तो इन्होंने कहा, क्या बोला है, कपड़े जूते। अब कपड़े जूते कोई हर महीने तो खरीदेगा नहीं, साल भर में अगर बहुत ज्यादा शौकीन व्यक्ति हो तो हर महीने खरीदेगा, लेकिन अगर हम एक परिवार की बात करें, एक नॉर्मल परिवार की बात करें, तो साल भर में लगभग कपड़े जूते खरीदता है। तो कुछ ऐसे होते हैं, यानी कलेक्शन का, यानी कि गणना करने का, कि कुछ ऐसे चीजें हैं जो वह व्यक्ति, वह फैमिली 1 साल में खरीद रहा है ना, 1 साल में खरीद रहा है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो 1 महीने में खरीद रहा है, कुछ ऐसी चीजें जो 7 दिन, जैसे जो टिकाऊ वस्तुएं नहीं, जैसे दूध वगैरह है, आटा वगैरह है, वो सब किसमें 7 दिन में इसको कंसीडर किया जाएगा। भाई 7 दिन में इन्होंने क्या क्या खर्च किया है, ठीक है। तो याददाश्त अवधि के आधार पर इसी प्रविधि के प्रयोग द्वारा 2011-12 में भारत में 21.9% आबादी 11, यानी कि अगर इसका इन्होंने पैमाने का प्रयोग किया, इस आधार पर सुरेश तेंदुलकर समिति के आधार पर इन्होंने कितने परसेंट याद किया है, तो 21.9% आबादी गरीबी रेखा के नीचे पाई गई, ये बात याद रखिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 25.5% याद रखिएगा, जबकि शहरी क्षेत्रों में 13.7% आबादी गरीबी रेखा के नीचे पाई गई। वर्ष 2012 में योजना आयोग ने गरीबी निर्धारण के लिए फिर सी रंगराजन, फिर एक नया एंट्री होता है किसका, सी रंगराजन समिति का। तो सी रंगराजन समिति की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई और 2014 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, यानी कि 2012 में गठित की जाती है, 2014 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। रंगराजन समिति ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपए प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 रुपए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय से कम उपभोग व्यय वाले को व्यक्तियों को गरीबी रेखा से नीचे माना। तो अगर हम सी रंगराजन को देखें तो रंगराजन समिति कब गठित की गई, तो ये 2011 में, ठीक है। कब इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया, तो याद रखना कब, 2014 में, ठीक है। 2014 में इन्होंने क्या कहा, क्या पैमाना माना, तो याद रखना कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 927 रुपए प्रति व्यक्ति, है ना, मासिक उपभोग व्यय है। तो
ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपए प्रति व्यक्ति एक महीने में। वहीं शहरी क्षेत्र के लिए कितना बताया? 14.07 प्रति व्यक्ति, ये 1 मंथ में, यानी कि एक महीने के लिए है, 1 मंथ। ठीक है, एक महीने के लिए है ये सारा डेटा। ठीक है, एक महीने के लिए सारा डेटा है, याद रखिएगा। तो रंगराजन समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 रुपए प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 रुपए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय से कम उपभोग व्यय वाले व्यक्तियों को गरीबी रेखा से नीचे माना। तो ये सारे जो समितियां थी समय समय पर लाई गई। तो ये एक चार्ट है जो कि पूरा समराइज करके दिया गया है कि रंगराजन समिति में क्या कहा गया, सुरेश तेंदुलकर समिति में क्या कहा गया है, यानी कि भारत में कितनी गरीबी है तेंदुलकर के अकॉर्डिंग। तो टोटल कितनी है? 21.9, ग्रामीण क्षेत्र में 25.7, शहरी क्षेत्र में 13.7। रंगराजन समिति के अकॉर्डिंग टोटल कितनी है? 29.5, ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है? 30.9, शहरी क्षेत्र में 26.4। ये बात याद रखिएगा। भारत में गरीबों की संख्या लाख में, तो अगर पूरा टोटल देखें तो इतने लाख हैं, है ना। और वहीं रंगराजन समिति का उन्होंने ये डेटा दे दिया है। भारत में गरीबी रेखा यानी गरीबी रेखा रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह के आधार पर, तो इन्होंने 816 बताया, और शहरी क्षेत्रों में 1000, इन्होंने कहा 972 और 1407 रुपए, है ना, 1407 रुपए। वहीं अगर भारत में गरीबी रेखा की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में 27.7% और शहरी क्षेत्रों में 33.3, और अगर हम रंगराजन समिति की बात करें तो 32.4 एंड 46.9। तो ये डेटा थोड़ा सा याद रखिएगा कि तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी ने दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस थे। करेक्ट, ये बात याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते भाई बहुआयामी गरीबी, है ना, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, है ना, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये इससे क्वेश्चन आ जाता है। ये कब 2010 में पहली बार ये सूचकांक लाया गया था? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा पहला ने रूबीना एक्वायर और मरियम एम्मा संतोष द्वारा प्रस्तावित बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि एमपीआई, है ना, यानी कि बहुआयामी मल्टी डायरेक्शनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई। बहुआयामी गरीबी का आकलन का उद्देश्य गरीबी के गैर आधारित आयामों को मापना और अभाव की सीमा का अधिक व्यापक मूल्यांकन प्रदान करना है। इसका प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी कि ओपीएचआई द्वारा। तो क्या पूछा जाएगा, क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? ये तो पूछ लिया जाता है कि ये जो एमपीआई है किसके द्वारा प्रकाशन किया जाता है, किसके द्वारा ये इसका डेटा रिलीज किया जाता है? याद रखिएगा, यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसके द्वारा, साथ ही साथ ओपीएचआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, है ना, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा ये जारी किया जाता है एमपीआई, याद रखिएगा। इसके कितने सूचकांक है ये भी याद देख लेते हैं। तो इसके 3 आयाम है ना, 3 आयाम और 10 संकेतक है। यानी पहला 3 आयाम कौन से? स्वास्थ्य, कि भाई व्यक्ति स्वास्थ्य पे कितना खर्च कर रहा है। दूसरा है शिक्षा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आपको याद होने चाहिए। जीवन स्तर, है ना, जीवन स्तर। तो एमपीआई के 3 आयाम कौन से है? एक है स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जीवन स्तर है ना, और जीवन स्तर है। 1/3 यानी सबको बराबर वेटेज दिया गया है। स्वास्थ्य में 2 इसके सूचकांक है, संकेतक है, यानी कितना पोषण है और शिशु मृत्यु दर कितनी है। पोषण को कंसीडर किया जाता है कि भाई उस व्यक्ति में कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसको कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है। और क्या है? शिशु मृत्यु दर, यहाँ पर कितनी शिशु मृत्यु दर हो रही है। शिक्षा की बात करें तो स्कूल शिक्षा के वर्ष, यानी कि एक जो बच्चा है वो कितने अपने साल के कितने वर्ष उन्होंने स्कूल में गुजारे, यानी स्कूल शिक्षा के वर्ष और स्कूल में उपस्थित वो कितने समय तक वो उपस्थित रहा। यानी स्कूल शिक्षा के वर्ष मान लेते हैं 10 साल है, यानी कि अगर 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात करें तो ये इतने साल पढ़ता है ना।
तो उस दिनों में कितने दिन स्कूल में रहा ये बताता है। तो स्कूल में उपस्थित ये एक संकेतक है। जीवन स्तर का संकेतक देख लेते हैं। भोजन पकाने में प्रचुर ईंधन यानी कि फ्यूल कितना लगा, किसका प्रयोग किया जा रहा है, ये सारे जीवन स्तर का यानी कि मल्टीपल यानी कि मल्टी डायरेक्शन में ये निकाला जा रहा है। क्या गरीबी, स्वच्छता पर कितना खर्च किया गया है, पेयजल की व्यवस्था है कि नहीं है, विद्युत आपूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, आवास कितने लोगों के पास है, कितने लोगों के पास कितनी संपत्ति है, ये जीवन स्तर को मापा जाता है। तो क्वेश्चन कभी कभी यहां से बनता है और बहुत कम है कि यहां से क्वेश्चन बने। फिर भी आप लोगों को याद रखना है कि स्वास्थ्य के दो संकेतक है, एक है पोषण और शिशु मृत्यु दर। कैसे क्वेश्चन बनेगा कि एमपीआई के अंतर्गत एक फैक्टर है हमारा स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, उसके अंतर्गत कितने संकेतक है, तो दो है। कौन सा संकेतक है, पोषण है और शिशु मृत्यु दर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ये सारा आपका पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन स्तर की बात करें तो भोजन पकाने में प्रयुक्त ईंधन कितना लगता है, स्वच्छता कितनी है, पेयजल कितना है, विद्युत कितना है, आवास कितना है, संपत्ति कितनी है, ये सारी बात बताता है। ये हमारा कौन सा संकेतक है, जीवन स्तर आयाम। ठीक है, तो इसको वन थर्ड में बांटा गया है, याद रखिएगा। करेक्ट। उसके बाद आते हैं हम लोग, भारत में नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रस्तुत किया जाता है। तो इसकी सूचकांक यानी कि इसकी रिपोर्ट कौन देता है, नीति आयोग। वही नीति आयोग है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, है ना, 1 जनवरी 2015 को हुई थी। किसी देश में कार्य कर सकने की आयु वाले सभी व्यक्तियों को संयुक्त रूप से उस देश की श्रम शक्ति कहा जाता है, लेबर फोर्स कहा जाता है। जैसे हम लोगों ने अभी बात किया था, है ना, कि इसमें रोजगार प्राप्त व्यक्ति और बेरोजगार व्यक्ति दोनों आते हैं। रोजगार के संदर्भ में 273 दिनों तक प्रतिदिन 8 घंटे के कार्य को मानक वर्ष यानी कि स्टैंडर्ड ईयर कहा जाता है, तथा जो व्यक्ति इतने दिनों तक रोजगार में है उसे पूर्ण रोजगार माना जाता है। यानी पूर्ण रोजगार, ये बेरोजगारी से रिलेटेड कुछ डेटा है जो कि आपको रिटर्न फॉर्म में मैंने दे दिया है, याद रखिएगा। तो यानी कि एमपीआई का डेटा कौन रिलीज करता है, तो नीति आयोग। करेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा डेटा आपको याद होना चाहिए भाई, कि स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, जीवन स्तर का। ठीक है, तो इसमें इतनी बात याद रखिएगा। करेक्ट, तो हमारा ठीक है, किसी कोई डाउट भाई? थोड़ा सा ये बोरियत भरा है तो थोड़ा सा पेशेंस बना के आपको चलना पड़ेगा भाई, है ना। तो देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले यही थोड़ी सी योजनाएं हैं, कुछ योजनाएं हैं जो गरीबी और बेरोजगारी से रिलेटेड है। देखो, इसको पेज में देने का अर्थ क्या है कि हमारा समय बचेगा, लिखने में कम समय हमारा कंज्यूम होगा, इस वजह से आपको पेज में दिया जा रहा है। तो गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित ये योजनाएं हैं, याद रखिएगा, जो कि प्रमुख योजनाएं हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि ये कुछ और योजनाएं हैं, एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन बन जाते हैं इनसे, राइट। और क्या है, गरीबी है, पॉवर्टी। ऐसे व्यक्ति जो अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, ऐसे व्यक्ति गरीब माने जाते हैं। यानी कि जो मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते हैं वो गरीब माने जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, वह सामाजिक आर्थिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता। मतलब कि गरीब व्यक्ति क्या है, ऐसी स्थिति है, ऐसे सामाजिक स्थिति है, ऐसे सामाजिक आर्थिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। भारत में गरीबी की व्यापकता, कितनी गरीबी है, याद रखिएगा। सुरेश तेंदुलकर के अकॉर्डिंग 2011 के अकॉर्डिंग 21.9 है। 2011 के अकॉर्डिंग ये 27 करोड़ जनसंख्या क्या है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा भाई, ये हम लोगों ने समझा। उसके बाद है मानवीय गरीबी, यानी गरीबी के प्रकार, जो कि आप लोगों को नया पता चला होगा कि भाई मानवीय गरीबी भी होती है ना। तो मानवीय गरीबी याद रखिएगा, है ना। रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, यानी कि मूलभूत आवश्यकताओं को जो व्यक्ति ना पूरा कर पाए। सापेक्ष गरीबी, है ना, ये कभी खत्म नहीं हो सकती है। और मानवीय गरीबी यानी कैलोरी के साथ साथ, जैसे कि लकड़वाला समिति ने कहा, क्या बोला था कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में हो तो 2400 कैलोरी अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो आप गरीबी रेखा से ऊपर हो, अगर आप शहरी क्षेत्र में हो 2100 कर रहे हो तो गरीबी रेखा से ऊपर हो। इन सभी प्रकारों में यानी कि निरपेक्ष, सापेक्ष और मानवीय गरीबी, यानी कि कैलोरी के साथ आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, वस्त्र आदि की पूर्ति अगर नहीं हो पा रही है तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा, ये कहता है मानवीय गरीबी। उसके बाद सापेक्ष गरीबी के बारे में हम लोगों ने समझा।
उसके बाद हम लोगों ने देखा भाई इसके अंतर्गत लॉरेंज वक्र और दूसरा कौन सा गिनी गुणांक है उसको समझा। फिर हम लोगों ने देखा भाई निरपेक्ष गरीबी क्या होती है उसको समझा। उसके बाद भारत में गरीबी निर्धारण के प्रमुख प्रयास है। सबसे पहले प्रयास किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने, है ना, याद रखना। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि सबसे पहला प्रयास किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने ही नेशनल इनकम को उसकी भी गणना करने के लिए माने जाते हैं। भारत में गरीबी माप से संबंधित प्रमुख अर्थशास्त्री कौन है? दांडेकर, रथ और दांडेकर माना जाता है। पीएचडी ओझा, प्रणव वर्धन, एसपी गुप्ता, सुरेश तेंदुलकर और इनका दोनों का बहुत बड़ा रोल है ना। लकड़वाला समिति का भी है। भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला आधिकारिक प्रयास कब किया गया था? तो जुलाई 1972 में योजना आयोग द्वारा। फिर 1977 में ये एक योजना आयोग द्वारा इसका गठन किया गया था, जिसमें 2400 और 2100 कैलोरी का बताया गया पैमाना कि भाई इतना अगर खर्च कर रहा है, यानी योजना आयोग के द्वारा, यानी प्रतिदिन न्यूनतम भोजन की आवश्यकता के आधार पर इसको किया गया योजना आयोग द्वारा। फिर 1989 में लकड़वाला समिति लाया गया था। एक समिति गठित किया जाता है जिन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दिया था? 1993 में। करेक्ट। इस समिति ने प्रत्येक राज्य के लिए अलग, यानी कि इन्होंने एक राज्य के लिए एक ही पैमाना नहीं बनाया, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग पैमाना बनाया। लकड़वाला समिति के सुझाव पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए क्या किया? अलग अलग मूल सूचकांक भी बनाए, जैसे सीपीआई IW और सीपीआई RA, यानी कि ए कौन सा था? एग्रीकल्चरल लेबर था, यानी कि AL। ठीक है, ये हमने बताया। उसके बाद दो सूचकांक CPI AL और CPI IW, जो महंगाई भत्ता है यहीं से निकलता है। महंगाई भत्ता यहीं से कंसीडर किया जाता है, याद रखिएगा। और क्या है? और है आगे चलकर योजना आयोग ने गरीबी की सुरेश तेंदुलकर समिति आता है 2005 में। इन्होंने अपना रिकमेंडेशन कब दिया? नवंबर 2009 में, है ना। फिर उन्होंने कहा भाई खाना के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी कितना खर्च हो रहा है ये भी बताइए। केवल खाने से ही गरीबी नहीं दूर होगी, आपको एजुकेशन पे भी खर्च करना पड़ेगा, आपको स्वास्थ्य सेवाओं पर भी खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है, सुरेश तेंदुलकर ने इतना सारा अपना बताया। उसके बाद आता है कौन सा? तो कौन सा था? रंगराजन समिति, है ना। रंगराजन समिति आता है, ये बात याद रखिएगा। इन्होंने अपना पूरा बताया कि भाई किस प्रकार से। उसके बाद आते हैं रंगराजन समिति, है ना। रंगराजन समिति, रंगराजन समिति कब इनकी स्थापना हुई? 2012 में। रिपोर्ट कब दिया? 2014 में। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उन्होंने 972 रुपए प्रति व्यक्ति है, याद रखिएगा। एक व्यक्ति 972 रुपए एक महीने में खर्च करता है ग्रामीण क्षेत्र में, तो यानी गरीबी रेखा को ऊपर है। अगर शहरी क्षेत्र में 1407 रुपए खर्च करता है, यानी गरीबी रेखा को ऊपर है। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया था। फिर हम लोगों ने देखा कंपेयर, देखा भाई किस प्रकार से दोनों जो समितियां हैं उनका कंपेयर है। बहुआयामी गरीबी रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बहु गरीबी सूचकांक कौन प्रस्तुत करता है? UNDP और OPHI, यानी कि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ये 3 आयाम और 14 संकेतक को शामिल किया गया है, ये बात याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देख लिया भाई कितने दिन क्या माना जाएगा। ठीक है, तो यहीं से गरीबी हमारा एंड हो चुका है। गरीबी हम लोग ने कवर कर लिया, यानी कि उस दिन हम लोगों ने बेरोजगारी खत्म करी थी, आज हम लोगों ने गरीबी खत्म किया है। ठीक है, आगे जैसे भी होगा, है ना। कल तो YT पे क्लास होगी, मंडे को अब क्लास होगी, है ना। तो मंडे को मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। होपफुली चीजें समझ में आई होंगी। कहीं भी किसी भी पॉइंट में डाउट है आप लोगों को, तो बेहिचक आप लोग डाउट सेशन में जाकर डाउट मेंशन कर लीजिएगा, उसका आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड करते सेशन को, मिलते हैं मंडे को, कल मिलेंगे YT पे। करेक्ट, बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का।